नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक जो हर लॉ स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस इंथुजियस्ट को समझना चाहिए, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, ये लॉ आता कहाँ से है? क्या कोई इंटरनेशनल पार्लियामेंट है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट है जहाँ से लॉज निकालते हैं? नहीं। तो फिर रूल्स बनाते कौन हैं? इन्हीं सवालों का जवाब मिलता है हमें आर्टिकल 38(1) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में, जहां इंटरनेशनल लॉ के में सोर्सेज दिए गए हैं। चलिए इन सोर्सेज को वन बाय वन समझते हैं, सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में। ए. कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सबसे पहला और सबसे पुराना सोर्स है। कस्टम का मतलब होता है ऐसा प्रैक्टिस जो लगातार फॉलो किया गया हो और जिसे लोग लॉ के रूप में मानते हो। इसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट प्रैक्टिस, ऊसुस, यानी स्टेट्स का कंसिस्टेंट बिहेवियर। ओपिनियो जुरिस, यानी बिलीफ कि ये प्रैक्टिस किसी लीगल ऑब्लिगेशन के वजह से फॉलो की जा रही है, न कि कर्टेसी से। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं करती। ये एक कस्टमरी रूल है जिसे सब फॉलो करते हैं। वॉर के टाइम में सिविलियंस को बचाने का रूल भी एक कस्टमरी प्रिंसिपल बन चुका है। टाइप्स ऑफ कस्टम। जनरल कस्टम, जिसे दुनिया के मोस्टली सभी कंट्रीज फॉलो करते हैं। रीजनल कस्टम, खास रीजन या ग्रुप के कंट्रीज के बीच फॉलो होने वाले रूल्स। इंपॉर्टेंट केस, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस 1969। ICJ ने क्लैरिफाई किया कि कस्टम के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों ज़रूरी हैं। क्रिटिसिज्म, प्रूव करना मुश्किल होता है। कब कस्टम लॉ बन गया, ये पिन पॉइंट करना हार्ड होता है। हर कंट्री का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी कस्टमरी लॉ काफ़ी पावरफुल होता है, स्पेशली जब रिटन अग्रीमेंट ना हो। बी. इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़। सेकंड सोर्स है इंटरनेशनल कन्वेंशंस या ट्रीटीज़। ये होता है एक फॉर्मल रिटन अग्रीमेंट बिटवीन टू या मोर कंट्रीज जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। ट्रीटीज़ की फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस होता है negotiation, signature, ratification, entry into force, registration with United Nations types of treaties, bilateral treaties, दो देशों के बीच, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलैटरल ट्रीटीज़, कई देशों के बीच, जैसे UN चार्टर, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, जो जनरल प्रिंसिपल्स सेट करते हैं, जैसे जिनीवा कन्वेंशंस। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पक्ता सुन सर्वंदा, जो प्रॉमिस किया है उसे निभाना होगा। केस लॉ। एग्जाम्पल, रिजर्वेशंस टू द जेनोसाइड कन्वेंशन केस 1951। ICJ ने बताया कि कैसे एक कंट्री ट्रीटी एक्सेप्ट करके कुछ रिजर्वेशंस रख सकती है, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्ट को वायोलेट नहीं कर सकती। ट्रीटी लॉ का फ्रेमवर्क, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 VCLT। इसमें पूरी ट्रीटी मेकिंग और इंटरप्रिटेशन का प्रोसीजर बताया गया है। बेनिफिट ऑफ ट्रीटीज़, क्लियरली डिफाइंड लैंग्वेज, कंसेंट बेस्ड, जल्दी इन्फोर्स होता है एज कम्पेयर टू कस्टम, इसीलिए आज के मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का बैकबोन ट्रीटीज़ ही हैं। सी. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। अगला सोर्स है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जब न ट्रीटी होती है न कस्टम, तब कोर्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं? तब यूज़ होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स जो दुनिया के मेजर लीगल सिस्टम्स में कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल्स, पक्ता सुन सर्वंदा, अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। रेस जुडिकाता, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, equity and justice. Good faith audi alteram partem, hear the other side. ये प्रिंसिपल्स लीगल रीजनिंग में हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को लॉजिकल बनाते हैं। केस एग्जाम्पल, चोजो फैक्ट्री केस 1928। कोर्ट ने कहा कि अगर इलीगल एक्ट से लॉस हुआ है तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। इम्पॉर्टेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, लीगल गैप्स फिल करते हैं, इंटरप्रिटेशन ईजी बनाते हैं, लीगल सर्टेनिटी को इंश्योर करते हैं। क्रिटिसिज्म, कई बार वेग होते हैं। वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशंस डोमिनेट करते हैं,
लेकिन फिर भी ये एक यूज़फुल टूल है जब बाकी सोर्सेज फेल हो जाएं। टी जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स। आखिरी सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट्स, यानी सब्सिडियरी सोर्सेज। ये प्राइमरी नहीं होते, लेकिन इम्पॉर्टेंट असिस्टेंस देते हैं लॉ को समझने और इंटरप्रेट करने में। जुडिशियल डिसीजंस इंटरनेशनल कोर्ट्स के जजमेंट्स जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ), परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA), इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC), इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी (ITLOS), यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR). ये जजमेंट्स बाइंडिंग नहीं होते सारे वर्ल्ड पे, लेकिन काफ़ी अथॉरिटेटिव होते हैं। फेमस केस निकरागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1986। ICJ ने क्लैरिफाई किया कि कस्टमरी लॉ भी बाइंडिंग होती है, इवन इफ ट्रीटी नहीं साइन की गई हो। ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स ये होते हैं इंटरनेशनल लॉ के प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के ओपिनियंस और बुक्स, जैसे ह्यूगो ग्रोटियस, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ; ओपेनहाइम्स इंटरनेशनल लॉ, ब्राउनली, कसेसे, शॉ, मॉडर्न स्कॉलर्स। इनके राइटिंग्स से लीगल थियोरी डेवलप होती है, कोर्ट्स अपने जजमेंट्स में यूज़ करते हैं, लीगल एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलती है। ये सब्सिडियरी मीन्स हैं, लेकिन लीगल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हायरार्की ऑफ सोर्सेज। क्या इन सोर्सेज का कोई रैंक होता है? टेक्निकली, ट्रीटीज एंड कस्टम्स प्राइमरी सोर्सेज, जनरल प्रिंसिपल्स, गैप फिलर्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक टीचिंग्स सब्सिडियरी सोर्सेज। लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे एक ट्रीटी रूल अगर सब कंट्रीज़ फॉलो करने लग जाएं, तो वो कस्टमरी लॉ बन सकता है। न्यू एंड इमर्जिंग सोर्सेज बोनस एड ऑन। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ नए सोर्सेज भी डेवलप हो रहे हैं। सॉफ्ट लॉ बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जैसे UN डिक्लेरेशंस, कोड्स ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस। UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस टेक्निकली बाइंडिंग नहीं होते, बट दे शो इंटरनेशनल कंसेंसस। यूनिलैटरल डिक्लेरेशंस कभी कभी एक कंट्री का स्टेटमेंट भी बाइंडिंग हो सकता है अगर उसका क्लियर इंटेंट हो, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट्स केस 1974। ये सोर्सेज नए चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, AI रेगुलेशन के लिए रेलेवेंट होते जा रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंटरनेशनल लॉ एक ही जगह से नहीं, बल्कि कई सोर्सेज से डेवलप होता है। कस्टम जो स्टेट्स कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, ट्रीटीज़ जो फॉर्मल रिटन अग्रीमेंट्स होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सल लीगल लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक टीचिंग्स जो इंटरप्रिटेशन और क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव और इवॉल्विंग है। इस डिसेंट्रलाइजेशन के बावजूद इंटरनेशनल लॉ वर्ल्ड ऑर्डर बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो वॉर हो, ट्रेड हो, ह्यूमन राइट्स हो या एनवायरनमेंट। आप अगर लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, तो इन सोर्सेज को समझना आपके लिए फंडामेंटल है। अगर आपको ये इंग्लिश वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आए, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।